हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4। और ये जो है आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर है, सीयूटी एग्ज़ाम का जो प्रिपेयर कर रहे हो आप। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक नेशनल इनकम का मीनिंग। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड पढ़ना है, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बिकॉज वी ऑलरेडी नो देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और टू मेजर नेशनल इनकम। वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग आउटपुट मेथड भी कहते हैं, और भी कई नामों से जानते हैं, वो भी देखेंगे आप लोग। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है, रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल 3 मेथड्स। 6 टॉपिक जो आपको है, डिफरेंस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन नेशनल इनकम, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन डोमेस्टिक इनकम। फिर है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, जिसको जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हो या जीएनपी डिफ्लेटर, दोनों आप बोल सकते हो। नॉमिनल जीएनपी, रियल जीएनपी, और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये पढ़ना है हमें। और लास्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस की बात करें। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो नोन एज डेफिनेशन। तो एज पर थ्री मेथड्स डिफरेंट डेफिनेशंस आर गिवन। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड की बात करें। वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू of net flow of all final goods and services produced by normal resident of a country or normal resident of a country during one accounting year या given period of time। नॉर्मली एक साल में जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जितने भी रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शंस करते हैं, उसका मनी के टर्म्स में जो वैल्यू होता है, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। और इसी टाइप से कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली हम लोग मेजर करते हैं। तो फार्मूला क्या होता था नेशनल इनकम का? नॉर्मली वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलता है, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड प्लस, और यू कैन से सब्सट्रैक्शंस और ऐड, एनएफआईए वगैरह जोड़ देते हैं, एनआईटी माइनस कर देते हैं, डेफिशिएंट माइनस कर देते हैं, तो आपका नेशनल इनकम आ जाता है। नेक्स्ट है इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर हम लोग इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकलता है। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट होता है, फार्मूला जो होता है, इससे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो सारे इनकम को जोड़ दो, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, वही सेम एक अकाउंटिंग ईयर में। तो फैक्टर इनकम का मतलब जो भी मेहनत की आमदनी होती है, मेहनत का जो पैसे होते हैं, जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, उसके बदले जो आपको फैक्टर इनकम मिलती है उसे ऐड करना है। जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये मेन होते हैं, ठीक है। इन सबको ऐड कर दोगे आपको, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। और अगर न्यूमेरिकली बात करें तो मेन 3 चीज़ें होता था। ऑपरेटिंग सरप्लस होता था नंबर 1, ठीक है जी। उसके अलावा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता था और मिक्स इनकम होता था। इसमें आप एनएफआईए ऐड कर देते थे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको नेशनल इनकम निकल जाता था। इसके अलावा एक्सपेंडिचर मेथड से जितने भी नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज है, उस पर जो भी आपने खर्चे करे हैं, ठीक है जी, जो नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा जो भी खर्चा किया गया है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे भी आप ऐड कर देते हो, तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम आ जाता है। तो ये इसका मीनिंग। बट जब आपको मीनिंग पूछे ना, तो मेनली ये वाला मीनिंग याद रख लेना। नेशनल इनकम सिंपली मीन्स सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया हुआ है बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या? आपका वैल्यू एडेड मेथड। देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड हम लोग वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर ये तो पहला वही मीनिंग सेम बताया हुआ है। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड को कई नामों से जानते हैं। तो पहला नाम ये याद रख लेना, इससे एमसीक्यू आ सकता है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो वैल्यू एडेड को प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कॉमन कॉमोडिटी सर्विस मेथड बोलते हैं। कॉमोडिटी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। नेट आउटपुट मेथड कई बार पूछा हुआ है, और प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड भी हम लोग बोलते हैं। नेट आउटपुट या आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब फिर क्या होता है? पहले क्या होता है दोबारा सुनो। जब भी आप जीडीपी एट एमपी निकालते हो ना, वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी, जिसे वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन नहीं होता है तो उसके लिए हमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करना होता है। तो इसलिए दूसरा फार्मूला ये बन जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेज ऑफ मटेरियल भी कहते हैं, यानी परचेजेस भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कभी कभी सेल्स ना दिया हो तो सेल्स इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस पर यूनिट दिया होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक
हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करोगे तो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद रख लेना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये हो जाता है आपका क्या, जीडीपी एट एमपी का फार्मूला। और जीडीपी एट एमपी एक बार निकल गया, जीडीपी एट एमपी अगर आपने निकाल लिया, सपोज जीडीपी एट एमपी आपने निकाल लिया, आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसके लिए जो चैप्टर नंबर 3 है, पुराना वाला लेक्चर, उसमें जाओ पार्ट 3 में, उसमें सिखाया हुआ चैप्टर नंबर 3 में चेंज फार्मूला से। तो अगर मार्केट प्राइस पे है तो इसे आपको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी आप करोगे और प्लस एनएफआईए करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका जो है नेशनल इनकम आ जाएगा। या फिर अगर आप डोमेस्टिक इनकम निकालना चाहते हो, एनडीपी एट एफसी को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हो। जीडीपी एट एमपी, इसमें माइनस कर दो डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो क्या, एनआईटी, तो आपका क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो इस टाइप से प्लस माइनस करना आपको चेंज फार्मूला कंसेप्ट चैप्टर नंबर 3 में सिखाया हुआ मैंने। नेक्स्ट है क्या, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड एंड एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से पढ़ो। देखो कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड पूछेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों दिया होगा, तो जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट को प्लस करो और इंपोर्ट को माइनस करो, ना ना ना, कभी कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं, बट ध्यान रखना कब करते हैं कब नहीं, आपको बता दो। सुनो, अगर इंडिविजुअली सेल्स दिया हो, जैसे सेल टू राम, सेल टू मोहन, सेल टू फर्म ए, सेल टू फर्म बी, सेल टू दिनेश, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट भी सेल होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आपने विदेश में सेल करा, तो भाई जब अलग अलग सेल देना तब एक्सपोर्ट वगैरह भी जोड़ दो, क्योंकि आपको टोटल सेल्स लेना होता है। लेकिन जब सिर्फ दे दे सेल्स दे दे और एक्सपोर्ट भी दे, तो आपको एक्सपोर्ट नहीं करना। लेकिन बोले सेल्स टू ए, सेल्स टू बी, सेल्स टू सी, अलग अलग सेल देता है, तो उस केस में एक्सपोर्ट आप ऐड करते हो। तो सेपरेटली जब देता है, ध्यान दो, एक्सपोर्ट जो है आर नॉट सेपरेटली इंक्लूड, सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते अगर टोटलिटी में दे दे। इंडिविजुअली सेल देगा तो ऐड करना। सेम इंपोर्ट है, अगर मान लो परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम जॉन, परचेज फ्रॉम जॉन ही इंपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो उस केस में सारे परचेज, सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ के फिर माइनस करो, ये सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप लो, यानी कि इंपोर्ट भी लो। लेकिन अगर सीधा सीधा दे दे टोटल परचेज, यानी सिर्फ परचेजेस दे देता है, तो उस केस में आपको इंपोर्ट को कुछ भी नहीं करना होता है, तो सेपरेटली हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के 4 स्टेप्स होते हैं, इवन सभी मेथड के 4 ही स्टेप्स हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टेप्स आपका सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर में कितने कितने आपको आमदनी वैल्यू ऐड किया है वो। सेकंड क्या है, इन सबको आप जोड़ दो तो उससे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है, जिसको हम लोग फार्मूला से अभी ऊपर हमने पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितनी भी वैल्यू ऐड हुआ है। थर्ड में आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हो, डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनडीपी एट एफसी उसको बोलते हो, तो उसमें आप डेप्रिसिएशन और एनआईटी आप लेस कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऑफ एनआईटी लेस कर दोगे जीडीपी एट एमपी में, तो आपको डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। अब आपको नेशनल इनकम निकालना है तो उसमें एनएफआईए ऐड कर दो, जो आपने डोमेस्टिक इनकम निकाला उसमें एनएफआईए ऐड कर दो, या फिर जो जीडीपी एमपी है इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनआईटी माइनस करो और एनएफआईए ऐड कर दो। कैसे, जैसे ऊपर में आपको बताया, जीडीपी एट एमपी से डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस किया और एनएफआईए ऐड कर दिया ये। या फिर अगर आप एनडीपी से निकालोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, इसकी जगह पे ये पुट करा और इसमें एनएफआईए ऐड कर दिया, तो नेशनल इनकम निकल गया। जैसे मर्जी वैसे निकाल लो, चेंज फार्मूला में ऑलरेडी पिछला वाला चैप्टर्स आप उसको देखो, वहाँ पे पढ़ो, समझो, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पार्ट है क्या, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। क्या क्या प्रिकॉशंस हमें, सावधानियां क्या क्या बरतनी है जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड निकालेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स को हमेशा सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को हमें लेना नहीं होता, इसलिए उसको माइनस करके दिखाना है। नेक्स्ट है क्या, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जब भी आप सेकंड हैंड गुड्स का सेल परचेज करते हो तो उसे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसको लेना नहीं होता है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स करोगे ना, तो जो एजेंट वगैरह होते हैं, जो सेलर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें कई बार कमीशंस वगैरह पे करना होता है, ब्रोकरेज वगैरह पे करना होता है, तो उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन सेकेंड हैंड का सेल और परचेज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं और ना ही इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी प्रोडक्शन सर्विसेज करते हो तो आप उसे इंक्लूड नहीं करते हो। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ सर्विसेज, देखो जी यहाँ पे सर्विसेज की बात करा है, सर्विसेज अगर सेल्फ के लिए प्रोडक्शन करते हो तो नहीं लेते हैं, लेकिन गुड्स का प्रोडक्शन अगर सेल्फ के लिए करते हो तो इसे इंक्लूड करते हैं, याद रखना। गुड्स एंड सर्विसेज का वो है, डिफरेंस है। इनपुटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इसे भी इंक्लूड करते हैं। इनपुटेड वैल्यू जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं रेंट पे कोई बिल्डिंग खरीदता, रेंट पे दुकान लेता, तो मेरे को पैसे पे करने होते, ठीक है, तो उससे वैल्यू एड होता है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, अपना खुद का बिल्डिंग जो है यूज़ कर लिया बिजनेस में, तो उसमें मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं इनपुटेड रेंट। तो अगर नहीं दे रहा हूँ फिर भी उसकी वैल्यू ऐड होती है, अदरवाइज हम लेते तब तो हमें पैसे देना पड़ता ना किसी न किसी को, तो वो भी फैक्टर इनकम के अंदर आता है, तो उसे भी आप लोग ऐड करते हो, तो यहाँ पे उसे भी हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो उसे भी आप लोग इंक्लूड करते हो। तो ये था कुछ प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट है क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? देखो जी, एक है फार्मर, एक है मिलर, एक है बेकर, 3 है और लास्ट में एक कंज्यूमर आ जाता है। तो यहाँ से देखो फार्मर, मिलर, बेकर और कंज्यूमर। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग देखो, अगर ये कोई फार्मर है, इसने वीट का प्रोडक्शन करा और इसको बेच दिया मार्केट में 500 रुपये में। वीट मान लो उसके खेत में अपने आप उग गया था, सपोज इसने कोई भी खर्चे नहीं करे वीट को प्रोडक्शन के लिए, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो इनपुट 0 है लेकिन इसका आउटपुट 500 है, 500 में सेल करा इसने, तो 500 की वैल्यू एडेड होगी, 500 की वैल्यू एडेड होगी। तो ये बोलेगा फार्मर क्या कि मेरी वैल्यू एडेड 500 ही, मेरी 500 है। नेक्स्ट पर्सन है मिलर। मिलर क्या करता है, इससे क्या करता है, ये जो 500 में खरीदा है ना, इसको क्या किया इसने 700 में उसने मार्केट में बेच दिया। तो इसकी वैल्यू एडेड कितनी हो गई? 700 माइनस 500 200, 700 माइनस 500 200 रुपये वैल्यू एडेड हुई। तो ये क्या बोलेगा 200, ना कि अगर इसने सीधा 700 में बेचा और बोल देगा कि 700 ही वैल्यू एड हुआ है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। इस 700 में ये 500 भी इंक्लूड है, ये 700 में 500 इंक्लूड है, ये 700 में ये 500 इंक्लूड है, तो इस 500 को घटाना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, तभी जाके नेट वैल्यू एडेड आता है। तो अगर ये नहीं करे तो ये, अगर आप देखो जी 500, 700 और 1000 इसे अगर आप ऐड कर देते हो तो 2300 आ जाता है। और इसमें आप जो इनपुटेड वैल्यू है 1300, इसे माइनस करोगे तभी जाके 1000 आएगा। और अगर इंडिविजुअली का वैल्यू एडेड ऐड कर दो, 200 ने 500 इसका और 300 इसका, तो भी आपका 1000 आएगा। तो कहने का मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस को ऐड करते चले जाओगे ना 2300 रुपये, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाता है। आपने 2 बार इसको काउंट कर लिया, इनपुटेड वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को, वैल्यू ऑफ इनपुट को। तो इसी को ठीक करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें नेट वैल्यू एडेड लेके करना होता है। तो इसी का ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको अवॉइड कैसे करना है। तो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड कैसे करेंगे, तो वैल्यू एडेड मेथड से या फाइनल आउटपुट मेथड से। 2 मेथड होता है, या तो आप क्या करो सिर्फ और सिर्फ फाइनल वाले का ले लो, जिसने फाइनल आउटपुट ले लो, मतलब कि जो फाइनल पर्सन का जो सेलर है, सेल प्राइस है, सिर्फ वही आ जाएगा वैल्यू एडेड उतना ही। या फिर आप जो वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, जो फाइनल आउटपुट है उसमें से इनपुट माइनस करो, तो जितने जितने वैल्यू ऐड हुए हैं सिर्फ उसको जोड़ो, तब भी जाके आंसर सेम आएगा। ठीक है जी। तो 2 मेथड होता है, एक होता है वैल्यू एडेड, एक होता है फाइनल आउटपुट मेथड। वैल्यू एडेड में सम ऑफ वैल्यू एडेड, यानी कि सम ऑफ फैक्टर इनकम करते हैं, उसमें कोई इंटरमीडिएट है तो उसको घटा देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपना थर्ड टॉपिक, इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर इस मेथड को इनकम मेथड हम बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, फैक्टर पेमेंट मेथड भी हम बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं। तो इसका 2 और भी नाम है, इसको याद रख लेना। इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को क्लासीफाई करना होता है, इसको ऐड कर देना होता है। 3 चीज़ें कौन कौन से, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट और मिक्स इनकम। इन तीनों को आप जब आप ऐड कर देते हो ना, तो इससे NDPAT-FC आ जाता है। जब NDPAT-FC आता है तो इसे ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, इसे ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और चेंज फार्मूला लगाओ और जो इनकम निकालना निकाल दो। अगर आपको NNP@FC निकालना है, NNP@FC निकालना है इस डोमेस्टिक इनकम से, इस डोमेस्टिक इनकम से सर अगर मेरे को NNP@FC चाहिए, मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ बिकॉज आई अज्यूम कि आप सभी लोगों ने ये चीज़ें पढ़ रखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो NDP@FC आया है इसमें आप क्या कर लो, NFIA ऐड कर दो, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। NFIA ऐड कर दोगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है जी। तो NFIA ऐड निकालने के लिए NDPAT-FC, NFIA, तो आपको NDPAT-FC कैसे निकलेगा, 3 चीज़ें ऐड कर दो तो NDPAT-FC निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उसकी जगह पे वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ऐड कर दो। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो उसके लिए 3 चीज़ें ऐड करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। और फर्दर प्रॉफिट ना दिया हो तो उसकी जगह पे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड करते हैं। मिक्स इनकम के नाम से दिया रहता है, और नहीं देता तो इसको 0 अज्यूम कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इनकम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसके अंदर वेजेस एंड सैलरी जो भी कैश में मिलता है वो भी होता है, जो काइन में मिलता है उसे भी आपको लेना होता है। काइन में जैसे कि परक्यूजिट, या यू कैन सिंपली से आपको कोई घर रहने को दे दिया जाता है एम्प्लॉयर के जो है तरफ से, तो उसे भी आप ऐड करते हो, वो भी बेनिफिट मिलता है। कोई ड्राइवर आपको दे दिया गाड़ी चलाने के लिए, कोई कार दे दिया कंपनी ने आपको यूज़ करने के लिए, ऑफिस वगैरह आने जाने के लिए, तो उसकी भी वैल्यू आपको इसमें ऐड करनी, तो वो भी एक तरीके से आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है। नेक्स्ट है क्या, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो कई बार इंश्योरेंस वगैरह कराती है कंपनी आपके और आपके स्टाफ्स की कंपनी के, तो उसका भी जो वैल्यू होता है वो भी ऐड करना होता है। रेंट एंड रॉयल्टी जो भी आप मिलता है वो भी इनकम होती है। जैसे मान लो किसी भी पर्सन का क्या है, बिजनेस है रेंट पे लगाने का, बिल्डिंग वगैरह बनाया रेंट पे लगा दिया, तो उससे उसकी आमदनी आ रही है। ठीक है, तो वो भी इनकम मेथड में ऐड होता है। इंटरेस्ट,
किसी भी पर्सन का, मान लो किसी का बिजनेस है, क्या बैंकिंग वगैरह जो होता है वो क्या करता है, लोन देता है और इंटरेस्ट कमाता है, लोन देता है इंटरेस्ट कमाता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करा उससे इंटरेस्ट आमदनी आई, तो उसके इंटरेस्ट को भी हम लोग इनकम मेथड में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर जैसे कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, बिजनेस वाले कॉर्पोरेट सेक्टर लोग, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, जियो कंपनी, ये सब बिजनेस है, तो इनकी जो भी प्रॉफिट होती है वो क्या हो जाती है, इनकम होती है, तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं। कई बार प्रॉफिट नहीं होता, बिकॉज प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसमें से कुछ पैसे टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। उसके बाद जो पैसे बच जाता है उसमें से कुछ पैसे डिविडेंड बांट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, और कुछ पैसे बच जाता है उससे रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देते हो तो आपका प्रॉफिट आता है। तो जब भी प्रॉफिट ना दिया हो, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम मतलब जो लोग सैलरी वाले हैं वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के अंदर आ गए, स्टाफ जो सैलरी है या वर्कर लोग जो काम करते हैं, जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को छोड़ के जो बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट से आमदनी आया, रेंट वगैरह से आमदनी आया, या फिर प्रॉफिट वगैरह बिजनेस वाले लोग से आए, तो उन सबको ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया। जो मेहनत करने वाले हैं, स्टाफ, एम्प्लॉय, वर्कर्स, वो आ गए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गए, जो लोग खुद की क्लिनिक खोल के सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उनकी जो आमदनी होती है वो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर आता है, तो वो लोग इसमें कवर होते हैं, तो उनकी इनकम को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है क्या आपका स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। जैसे वैल्यू एडेड मेथड का स्टेप था, वैसे ही स्टेप ऑफ इनकम मेथड है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी 4 ही स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो प्रोडक्शन यूनिट आइडेंटिफाई करो, सेम टर्टरी सेक्टर का, सेकेंडरी का और प्राइमरी का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी सेक्टर का जितना क्या हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम हुआ है, उसे आप फाइंड आउट करो, फिर इन सबको जोड़ दो। तो यानी कि कंपनसेशन एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम जोड़ दो तो आपका एनडीपीएट एफसी आ जाएगा सीधा सीधा। और एनडीपीएट एफसी के लिए पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, ठीक है जी, और फिर इसको जोड़ दो। पहले में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी सेक्टर्स का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आइडेंटिफाई करो, सेकेंड जो आप क्या करो, एस्टिमेट करो फैक्टर इनकम सारे, और थर्ड में आप इन सबको जोड़ दो तो एनडीपीएट एफसी, और फोर्थ वाले में एनडीपीएट एफसी में एनएफआईए जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ गया। तो ये मेथड है नेशनल इनकम निकालने के। फिर सेम एज इट इज़ इसमें भी प्रिकॉशंस होते हैं, सेम प्रिकॉशन जैसे वैल्यू एडेड मेथड में होता था, यहाँ पे भी कुछ प्रिकॉशंस है। नंबर 1, ट्रांसफर इनकम। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफर इनकम फ्री की चीज़ होती है। चैप्टर नंबर किस में पढ़ा था हमने, 1 और 2 में पढ़ा था। तो फ्री वाली चीज़ें हम लोग कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन, चैरिटी, डोनेशंस, स्कॉलरशिप जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह मिलता है, तो इसे इंक्लूड नहीं करते। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड, तो सेम वैल्यू एडेड मेथड में भी नहीं करते थे, यहाँ पे भी हम इसको इंक्लूड नहीं करते, चाहे सेल या परचेज करो तो भी हम लोग नहीं करते। लेकिन उस पर जो ब्रोकरेज और कमीशन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है क्या, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, तो इसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इसमें भी सेम कमीशंस या ब्रोकरेज जो दिया जाता है उसको इंक्लूड किया जाता है। विंडफॉल गेंस जो होता है, विंडफॉल गेंस को भी हम लोग नहीं करते हैं इंक्लूड, ध्यान रख लेना। जैसे लॉटरी, हॉर्स रेस, ये सबसे जो आमदनी होती है इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। इनपुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज, याद रख लेना, इनपुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो है वो इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे होता है, इंक्लूड होता है इनकम मेथड में, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में नहीं होता था। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, जो पिछले साल की सेविंग थी उससे हमने कोई पेमेंट कर दिया तो वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पास्ट ईयर्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है इसे भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते, एग्जांपल के तौर पे जीएसटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी, ये सारे। नेक्स्ट है 4th इज एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग क्या करें, फास्ट रिवीजन करें, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और पार्ट 2 वाले में आपको जो है एमसीक्यू वगैरह भी कराऊंगा। तो अभी मैं आपको ये वाला करा रहा हूँ, और बाकी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आ जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, तो बाय दिस मेथड टोटल सम ऑफ एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर दोगे, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने खर्चे करे हैं, तो उससे आपका जो है नेशनल इनकम आ जाता है। अब इसके लिए 4 क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। नंबर 1, एक तो होता है जो प्राइवेट सेक्टर ने कंजम्पशन गुड्स पे खर्चे करे हैं, जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर ने करे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करा हुआ है, ठीक है जी, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस वाला लेना है, और नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 चीज़ें ऐड कर दो तो इससे आपका जीडीपी एट एमपी आ जाता है। फिर वही सेम माइनस डेप्रिसिएशन करो, माइनस एनआईटी करो, और एनएफआईए ऐड कर दो तो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो इसे हम लोग कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो कई बार इस टाइप से दिया होगा, तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो भी आ जाएगा। प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशनल सर्विंग हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है वो भी खर्चे करती हैं, जैसे कि मान लो भाई मिलिट्री वगैरह को सैलरी देना, समझ रहे हो बात को,
अगर और बहुत सारे जो है इक्विपमेंट वगैरह जो है बनाते हैं, मिलिट्री सर्विसेज वगैरह या सरकारी काम, सरकारी दफ्तर वगैरह होता है तो वहाँ पे खर्च करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय को पैसे देते हैं, तो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। फिर है क्या, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था ना, थर्ड ये रहा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही बेसिकली इन्वेस्टमेंट के नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है जी, तो वो भी एक्सपेंडिचर होता है एक तरीके से। तो वो भी एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें उसे ऐड करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देता है ना, तो उसमें चेंज इन स्टॉक को हमें ऐड करना होता है। लेकिन अगर नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देता है तो नेट दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी ऐड करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, और आपको चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना पड़ता है। तो ये इन्वेंट्री यानी कि चेंज इन स्टॉक के बारे में बोला हो। तो जब भी आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इन्वेंट्री ऐड कर लो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक। और यदि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपको ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट जब भी दिया हो तो इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इसे भी आप ऐड करते हो। इसके अलावा सेम है क्या, स्टेप्स इन एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें भी आपको क्या करना है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कितने कितने एक्सपेंडिचर है, फिर इसको आप क्लासीफाई करोगे चारों चीज़ों में। फिर जब इसको आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, जीडी पैट एमपी आ जाएगा। जीडी पैट एमपी आएगा तो फिर एनडी पैट एफसी निकाल दो और फिर आप नेशनल इनकम निकाल दो एनएफआई जोड़ के। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर सेम प्रिकॉशंस है, बहुत सारे सेम ही है। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स पे जब भी जो खर्चे करते हो उसे आप इंक्लूड नहीं करते हो। ट्रांसफ़र पेमेंट फ्री की चीज़ें होती हैं, इसे भी आप लोग इंक्लूड नहीं करते हो। ओल्ड एज पेंशन हो जाता है, स्कॉलरशिप हो जाता है, डोनेशन हो जाता है। सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज एक्सपेंडिचर है ना, तो परचेज करोगे तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो भी याद रखो कमीशन या ब्रोकरेज जो देते हो एजेंट को, उसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। परचेज ऑफ फाइनल एसेट, जब भी आप फाइनल एसेट शेयर्स परचेज करते हो तो उसे भी हम लोग नहीं करते, इनकम मेथड नहीं था, उससे जो आमदनी होती है वो नहीं करते। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो ये था एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट है कि रिकंसिडरेशन। आजो जी यादव देखो, तो इनकम मेथड से, सॉरी इनकम कह रहा, वैल्यू एडेड मेथड से जीडी पैट एमपी निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसे हम परचेज बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रख लेना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गुड्स के अंदर हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का लेना होता है। अगर कोई फिक्स एसेट्स को आपने खरीदा है, ठीक है जी, एज अ रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट्स को सॉरी आपने परचेज करा है, तो उसे आप इंक्लूड नहीं करते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ऐसा आता है। इनकम मेथड से एनडी पैट एफसी निकलता है, जिसके लिए तीन चीज़ें ऐड कर दो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडी पैट एमपी आता है, इसमें फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ये चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कई बार नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इस टाइप से देता है, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है, प्लस माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक का। अब इसके बाद यहाँ पे एक चार्ट के अंदर देखो जी, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक पेज में ये सारे फार्मूला मैंने अल्टरनेटिव भी दे दिया है। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी होता है। नेट एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स ये भी होता है। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम रिटेन अर्निंग्स भी होता है। सेविंग्स इन प्राइवेट सेक्टर्स भी होता है, कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स को पर्सन टैक्स भी कहा जाता है। सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स को इन नामों से भी जाना जाता है, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव फार्मूला वगैरह दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट आता जी, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। कौन कौन से आइटम का नेशनल इनकम में हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। देखो जैसे ब्रोकरेज कमीशन अभी बताया था, सेल परचेज करते हो ना आप सेकेंड हैंड गुड्स वगैरह का, तो उस पर ब्रोकरेज और कमीशन वगैरह पे करते हो तो उसे इंक्लूड किया जाता है। रीज़न यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्टिव सर्विसेज होता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, तो जब भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ओनर के द्वारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स पे, जैसे इनपुटेड रेंट जो हो गया, तो ये भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, बिकॉज दिस इज योर फैक्टर इनकम। फिर है क्या, कैपिटल इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो उसे भी आप करते हो। पेमेंट करा है बोनस वगैरह का, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पीएफ बाय एम्प्लॉयर के द्वारा, याद रख लेना एम्प्लॉयर के द्वारा जो भी फ्री क्लॉथ जो भी वर्कर्स को दिया जाता है एम्प्लॉयर, तो ये सब क्या होता है, उसकी मेहनत के बदले दिया जाता है, तो इन सबको भी इंक्लूड करते हैं। बस फेयर बाय हाउस होल्ड ने जो भी बस फेयर का पैसा दिया उसे भी इंक्लूड करेंगे। प्रॉफिट ओन्ड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ अब्रॉड, अगर कोई इंडियन कंपनी है विदेशी में भी, टाटा की कंपनी, टीसीएस की कंपनी अमेरिका में, वहाँ से जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसे भी इंक्लूड करते हैं। फ्री सर्विसेज जैसे कि डिस्पेंसरी एडुकेशन बाय गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट जो फी सर्विसेज देती है डिस्पेंसरी लाइटिंग, तो एक तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है जी। तो ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, इसलिए इसको इंक्लूड किया जाता है। ये सारे हम वो पार्ट हैं जो इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे है नॉन इंक्लूड वाला एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय फॉरेन टूरिस्टर, जो फॉरेन लोग कंट्री में आते हैं खर्चे करके चले जाते हैं, वो भी हमारे लिए इनकम में इंक्लूड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कमर्शियल बैंक्स जो पे करती है इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है क्या, ट्रांसफ़र कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम कभी भी इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये फ्री की चीज़ें होती है, फ्री की चीज़ें कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। कंपलसरी ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है, जैसे इंटरेस्ट का टैक्स, कैपिटल टैक्स, डायरेक्ट एक्सेस, ये सब नहीं करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस होना चाहिए। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड, ये पहले पढ़ा था, प्रिकॉशंस में हम लोग नहीं लेते हैं यहाँ पे भी। विंडफॉल गेंस, लॉटरी, हॉर्स टिकट्स से जो पैसा कमाया हॉर्स रेस से, वो नहीं लेते हैं। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स डोमेस्टिक, जैसे कि हाउसवाइफ किचन में काम कर रही, किचन गार्डनिंग में काम कर रही है, हाउसवाइफ घर पे खाना बनाती है, तो वो सब नहीं लेते हैं। इंटरनेट कंजम्पशंस नहीं लेते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी हम लोग नहीं लेते हैं नेशनल इनकम में। कैपिटल लॉस हो गया, ये नहीं लेते, कैपिटल गेन भी नहीं आता। नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये बहुत ज़्यादा आता है एमसीक्यू में, याद रखें, नेशनल डेट इंटरेस्ट भी हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये था नेशनल इनकम में कौन कौन से इंक्लूड करते हैं नहीं करते हुए। फिर इसके बाद डोमेस्टिक इनकम के बारे में, तो डिफरेंट आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स को ट्रीट करना है, कौन कौन से इंक्लूड नहीं करना है। तो ये है नेशनल इनकम में कौन कौन इंक्लूड होता है, और ये है डोमेस्टिक इनकम में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, ध्यान दो। तो ये तो ऊपर पढ़ा देते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉई वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी, जो इंडियन एम्प्लॉई है जापान के एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेते, नेशनल इनकम में लेते हैं, याद रखें, डोमेस्टिक में नहीं लेते, नेशनल में लेते हैं। फिर क्या, प्रॉफिट्स अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में कोई ब्रांच है ना एसबीआई का, या टीसीएस की कंपनी है, टीसीएस टाटा की कंपनी है फॉरेन में यूएस से, और जो प्रॉफिट कमा रही है, नेशनल इनकम में तो लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक में नहीं लेते। डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर की इनकम, नेशनल का मतलब बाहर वाली भी इनकम, जिसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर आ जाता है। फिर है कौन से आइटम डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं लेकिन नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। तो जैसे रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया, तो इसको डोमेस्टिक में तो लेंगे, लेकिन नेशनल इनकम में हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है। कोई फॉरेनर है, वो क्या कर रहा है, रेंट जो है कोई कंपनी इन इंडिया में है, वो रेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है जी, ऑफ ओन्ड बाय और नॉन रेसिडेंट, तो उसे डोमेस्टिक में तो लेते हैं लेकिन नेशनल में नहीं लेते, क्योंकि वो उसकी आमदनी मानी जाती है। सेम है प्रॉफिट ओन्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो डोमेस्टिक का तो मानेंगे, लेकिन जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसको हटा देंगे, क्योंकि वो एक तरीके से फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हो जाता है। फिर है क्या, 8th वाला टॉपिक, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। करंट प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस बोलूँ, या इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। और जब मैं कांस्टेंट प्राइस की बात करता हूं तो इसे रियल नेशनल इनकम भी बोला जाता है। कांस्टेंट रियल नेशनल, और करंट की बात करूं तो नॉमिनल भी हम लोग बोलते हैं। अब इसमें आ जाता है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जिसे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, और कभी कभी जीएनपी डिफ्लेटर भी लिखा रहेगा। तो जीडीपी बोले या जीएनपी एक ही बात है। अगर जीडीपी डिफ्लेटर बोलेगा तो जीडीपी नॉमिनल वाला अपॉन में रियल जीडीपी लिख देना, और जीएनपी डिफ्लेटर बोलेगा तो नॉमिनल जीएनपी अपॉन रियल जीएनपी इंटू 100। इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है जी, ध्यान रख लेना। आपके क्लास 12 में भी इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस आया था। इसके अलावा अगर रियल जीडीपी ज़्यादा है नॉमिनल जीडीपी से, तो इसका मतलब प्राइस लेवल बेस ईयर का क्या है, मोर देन करेंट ईयर है। दोनों इक्वल है तो सेम है। अगर रियल जीडीपी का ज़्यादा है तो रियल वाले को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ये लेस देन करेंट ईयर का प्राइस। जीडीपी डिफ्लेटर या इंडेक्स, जिसे हम लोग प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, तो जीडीपी डिफ्लेटर इस टाइप से डिनोट होता है। ऊपर में भी ऑलरेडी बता दिया, वो सेम ही है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, मान लो नॉमिनल जीडीपी 15,000 करोड़ है और रियल जीडीपी 12,000 करोड़ है। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स कैसे निकालोगे, नॉमिनल अपॉन में रियल इंटू 100, तो 125%। कई बार इसका उल्टा दे देता है, 125% आपको दे देगा और बोलेगा रियल निकालो या नॉमिनल निकालो। साथ में आपको नॉमिनल बोलेगा निकालने को तो रियल दे देगा, रियल बोलेगा तो नॉमिनल आपको दे देगा। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो जी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इकोनॉमी का वेलफेयर भी बढ़िया होता है। लेकिन अगर जीडीपी डिक्रीज़ होता है तो इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं होता। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जिस भी कंट्री का जीडीपी का रेट हाई है, अच्छा है, जितना ज़्यादा है, इसका मतलब वेलफेयर हो रहा है नॉर्मली। बट ऐसा 100% करेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट क्यों नहीं होता, तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, रीजन है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी,
कई बार क्या होता है, जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जब वॉर वगैरह का सिचुएशन होता है तो जो कंट्री वॉर वाले गुड्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ मशीनरी और कैपिटल वो एम्युनिशंस इक्विपमेंट ज़्यादा बना रहे हैं, वॉर वाले आइटम्स जैसे गोला बारूद, ठीक है जी, तो जीडीपी रेट तो बढ़ रहा है लेकिन उससे वेलफेयर नहीं होता, कंट्री का वेलफेयर नहीं होता, इकोनॉमी का वेलफेयर नहीं होता, क्योंकि भाई लड़ाई के सामान बना रहे हैं, सामान तो आपको बिल्डिंग्स, ठीक है जी, कैपिटल गुड्स, लोगों के खान पान, रोड्स, ब्रिजेज, ये सब बनाओगे तब जाके वेलफेयर होता है। चेंज इन प्राइस लेवल, कई बार जो है गुड्स का प्राइस चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअल रियलिटी में आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं हुई है, वो तो पुराना ही गुड्स है, उसका सिर्फ प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से जो है बढ़ गया, तो जीडीपी आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो उसे हम लोग वेलफेयर नहीं बोलते, उससे वेलफेयर नहीं होता है। तो प्राइस लेवल की वजह से अगर चेंजेस हुआ है इंस्टेड ऑफ फिजिकल आउटपुट, भाई फिजिकल आउटपुट बढ़ेगा उससे जीडीपी बढ़ेगी तब वेलफेयर होगा, फिजिकल आउटपुट बढ़ा नहीं, आउटपुट उतना ही है, सिर्फ उसकी प्राइस बढ़ गई तो आप बोलो जीडीपी बढ़ गया तो वेलफेयर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जैसे जो कई सारे ऐसे मॉनेटरी आइटम होते हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम है उसे हम इंक्लूड ही नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। जैसे हाउसवाइफ ने आपके लिए खाना बनाया, आपने गार्डनिंग कर लिया सेल्फ, ठीक है जी, तो उसको नेशनल इनकम में तो लेती नहीं, लेकिन उससे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वेलफेयर होता है, ठीक है जी। तो ये जस्ट अपोजिट है, लिमिटेशंस है। तो किचन गार्डनिंग, उसके अलावा हाउसवाइफ का जो खाना बनाते हैं तो ये सब हम इंक्लूड नहीं करते। एक्सटर्निटीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पिछले साल क्लास 12 में एमसीक्यू आया हुआ था, तो इससे एमसीक्यू आ सकता है। देखो एक्सटर्निटीज़ में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो एक्सटर्निटीज़ दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्निटीज़ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव हो सकता है और आपका नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का सिंपल मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स, और नेगेटिव बोले तो हार्म्स होते हैं, ठीक है जी। अगर पॉजिटिव है तो वेलफेयर हो रहा है, नेगेटिव है तो नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्निटीज ये होता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो आपकी जीडीपी तो बढ़ रही है, साथ साथ में आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ रहा है तो आप कहोगे कि वेलफेयर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई जीडीपी 10% से बढ़ रहा है मान लो, और पॉपुलेशन 11% से बढ़ रहा है, आपका रेट 11% का है, तो आपका वेलफेयर की बजाय आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जीडीपी 5% बढ़ रहा है, पॉपुलेशन 10% बढ़ रहा है, तो भाई पॉपुलेशन भी बढ़ गया ना, तो आपका वेलफेयर नहीं हुआ सही सा। अगर जीडीपी 5% बढ़ रहा है, पॉपुलेशन 2% 3% बढ़ रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि आपकी कंट्री का, इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है। तो ये है यहाँ पे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बस इसके बाद क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 जो है रिवाइज़ करा दिया। आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगा होगा। आप जो है इसी टाइप से रिवीजन वीडियो मैं ऑलरेडी सारे अपलोड करते चला जा रहा हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। और जो भी आपके पर्सनल डाउट होंगे, क्वेरीज होंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, वो आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है अपना प्रिपरेशंस करते रहो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।